Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start new series for class 7th new NCERT of social science. Class 7th की जो social science की new NCERT है उसका नाम है Exploring Society India and Beyond. ओके, ये इसका कवर पेज है। इस वाली वीडियो में हम इसका इंडेक्स देखेंगे और चैप्टर नंबर 1 थीम ए का जो चैप्टर नंबर 1 रहेगा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वो सब देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंटेंट शीट दी हुई है। इसमें आपकी बुक में 5 थीम्स रहेंगी, थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी एंड थीम ई। तो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसका फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। सो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी इसमें। तो थीम है, हम स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। इसमें हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हम उससे ज़्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है सबसे पहले श्री अरविंदो जी का। पहले हम इसको पढ़ते हैं। ओके, श्री अरविंदो जी का जो कोड है, इसके अकॉर्डिंग टू अस बाय इट्स वेरी जियोग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। इट मीन्स हमारे लिए जो हमारे देश की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, कहीं पर नदियाँ, कहीं पर पहाड़, तो ये सब चीज़ें जो ज्योग्राफी बनाती हैं ना, सो हमारे देश की जो ज्योग्राफी है वो इतनी डिस्टिंक्ट है बाकी कंट्रीज़ से। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग है बाकी की कंट्रीज़ से। इसमें इतनी ज़्यादा विविधता है, अलग है। जैसे नदियों को देखो, पहाड़ को देखें, मौसम देखें, है ना, हर चीज़ जो हमारे देश को एक अलग राष्ट्र के रूप में डिफ़ाइन करता है। ओके, हमारे देश को बिल्कुल अलग तरीके से डिफ़ाइन कर देता है। तो यही विविधता, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता, अलग अलग चीज़ें, है ना। तो यही जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया की है उसको हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है जोग फॉल्स की। ओके, ये है जोग फॉल्स ऑफ कर्नाटका। नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल एंड द पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर थ्रू स्पेशल टर्बाइंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जोग फॉल्स की इमेज है यहाँ पर, और ये एक प्लेट्यू है ना, प्लेन सा एक सरफेस है, उसके ऊपर से पानी गिर रहा है। तो पानी की जो गिरने की पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि नीचे प्लांट्स लगा दिए गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, यानी कि पानी से बिजली बनाना। ओके, ये कर्नाटका का एक झरना है जिसे जोग फॉल्स कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको प्लेट्यू दिख रहा है ना, ये फ्लैट सरफेस है, और दूसरे होते हैं माउंटेन्स। तो प्लेट्यू और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस होता है? जो प्लेट्यू होते हैं वो एक टेबल के आकार के होते हैं, ओके, ऊपर से फ्लैट होते हैं, जबकि जो माउंटेन्स होते हैं वो ऊपर से ऐसे कॉनिकल हो जाते हैं। ओके, तो जो प्लेट्यू होते हैं इनको टेबल सरफेस भी बोलते हैं या फिर टेबल लैंड भी बोलते हैं। और यहाँ से ये झरना इतने फोर्स से गिर रहा है कि इस पे टरबाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की जाती है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम इस चैप्टर के बिग क्वेश्चंस, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं उनको रीड कर लेते हैं। जैसे व्हाट आर सम की जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ की जियोग्राफिकल फीचर्स, यानी कुछ मेन जियोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा हाउ डज इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लाइफ। इंडिया की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम होना, है ना, नदियाँ होना, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो उससे हमारी लाइफ कैसे इफ़ेक्ट होती है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space, spoke with the then Prime Minister of India, Indira Gandhi. 1984 में राकेश शर्मा, जो हमारे देश के पहले एस्ट्रोनॉट थे, एस्ट्रोनॉट मीन्स जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं जिनको, स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे, उन्होंने उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से कहा था। When she asked them, जब उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था, प्राइम मिनिस्टर ने राकेश शर्मा से पूछा था कि क्या पूछा था, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, इंडिया स्पेस से कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। ओके, ये एक पोएम भी है, आपको पता भी होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उनकी लाइंस थी सारे जहां से अच्छा, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान ही दिखाई देता है।
means better than the whole world. This is the title of a well-known poem of the early 20th century. तो इस चैप्टर के लेटेस्ट एक्सप्लोर में देखते हैं. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक. व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व? Recall your lesson on different types of landforms, mountains, plains and plateaus. Which landform can you identify on map? What do the different colors on the map mean? Hint the legend on the map shows the heights of each area. तो देखो बुक के लास्ट कवर पे इस तरीके से दो मैप आपको दिए गए हैं. एक है, ये है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ओके, और ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, है ना. यहाँ पर माउंटेन है जो ब्राउन कलर से है. ये वाला एरिया, पूरा ब्राउन कलर वाला एरिया माउंटेन्स में होगा, ओके. और ये जो लाइट पैचेस दिख रहे हैं ग्रीन के, यहाँ पर ये देखो लाइट ग्रीन कलर के जितने भी पैचेस दिख रहे हैं, ये सब प्लेन्स का एरिया है. गैंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं इनको. ये गंगा जी का एरिया है, जहाँ से गंगा जी की वजह से प्लेन्स बनते हैं. आगे यहाँ पे प्लेट्यूज भी है इधर की साइड. यहाँ पर छोटा पठार प्लेट्यू है. यहाँ पे सी लाइंस देख सकते हैं आप. घाट्स जो दिखेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपको. और ये ओशन वाला पार्ट है, इंडियन ओशन का. इधर की तरफ सी है और इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल रहेगा. और साथ में पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? पॉलिटिकल मैप जो होता है इसमें इंडिया को डिवाइड किया जाता है पॉलिटिकल यूनिट्स में. जैसे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे यहाँ पे ये लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, है ना. इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड करना. यहाँ पे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, है ना. इस तरह से हो जाते हैं. तो जब हम स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड किया जाता है तो हम उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं. फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं और पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं. नाउ आगे देखते हैं. एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू रेफर पीरियडिकली टू द फिजिकल मैप. ओके, जहाँ पर भी मैप देखना होगा तो हम इस चैप्टर में फिजिकल मैप को प्रेफर करेंगे. ओके, चलिए इंडिया के बारे में दिया हुआ है अब यहाँ पे. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया पूरे वर्ल्ड की 7th सबसे बड़ी कंट्री है, ओके, और ये एशिया का एक पार्ट है. अलोंग विद इट्स नेबर्स, और इसके पड़ोसियों के साथ में, जो इसके पड़ोसी कौन कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार. इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, ये सभी देश मिलके, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ये सभी देश मिलके एक रीजन बनाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट का एक छोटा पार्ट. जैसे ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है एशिया, लेकिन इसमें से कुछ फीचर्स की वजह से इतना हिस्सा ये बिल्कुल अलग ही है, तो इसको हम बोल देंगे सब कॉन्टिनेंट. ओके, सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये एशिया का एक पार्ट है और एशिया कॉन्टिनेंट है. ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन्स. डिस्कशन के पर्पज से हम इसे फिर भी 5 रीजन्स में बांट देंगे. कौन कौन से में? द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन एंड सदर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड. ओके, तो 5 रीजन्स में किस किस में बांटा हमने? माउंटेन्स में, प्लेन्स में, डेजर्ट में, पेनिनसुला में और आइलैंड्स में. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स. इस चैप्टर में हम इन जोन्स के ऊपर से उड़ेंगे. उड़ेंगे मीन्स इनका ओवरव्यू लेंगे ऊपर से. ओके, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places. It would be difficult to go into all the details at this stage since, as you will soon see, India is large and diverse. तो देखिए इस चैप्टर में अब हम क्या करने वाले हैं. ये 5 फिजिकल फीचर्स जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, अब ऊपर से देखने पे ये 5 फिजिकल फीचर्स कैसे दिखते हैं और इनकी क्या क्या डिटेल्स रहेंगी, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. ओके, नाउ द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ व्हाइल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स. तो हिमालय जो है वो इंडिया के नॉर्थ में बिल्कुल एक बैरियर की तरह, यानी एक रुकावट की तरह, एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है. और वेस्ट की तरफ इंडिया को देखें तो डेजर्ट है, यानी कि मरुस्थल है, ठीक है, और अरेबियन सी है ना, नीचे की तरफ. तो ये इसकी वेस्टर्न लिमिट डिसाइड करते हैं. टू द साउथ द इंडियन ओशन एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम अ नेचुरल
boundary. These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है जो कि एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। तो ये सभी जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं ना, जो हमने डिवीज़न पढ़ा है कि नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में वो है, ये पूरी जो चीज़ें हैं वो इंडिया को एशिया से थोड़ा सा अलग बना देते हैं और इसकी वजह से इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए। सो यहाँ पे दिया हुआ है, Do you recall your lessons on latitudes and longitudes? Look at the map. Can you read approximately the latitude and longitude where India lies? तो क्या आपको याद है, आपने पिछली क्लास में 6th क्लास में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था। तो क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया कौन से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर पड़ता है? तो चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑफ इंडियन फिजिकल मैप। तो इंडिया के फिजिकल मैप में ये सभी हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो हमें बताना है। सो यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 डिग्री नॉर्थ। ओके, इधर भी 10 डिग्री नॉर्थ। तो 10 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे इंडिया स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अराउंड 10 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है। इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 डिग्री नॉर्थ से। ओके, और 37 डिग्री नॉर्थ तक इसके लैटिट्यूड्स हैं। यहाँ पर देखो 10, 20, 30 और यहाँ पे हो जाएगा 40। तो 40 के अराउंड यहाँ पे लगभग इस जगह पे 37 डिग्री आएगा। ओके, तो 10 डिग्री नॉर्थ नीचे की साइड है और 37 डिग्री नॉर्थ जो होगा वो ऊपर की साइड रहेगा इसका। ओके, इसके लैटिट्यूड्स हैं। और जबकि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो हैं यहाँ पर देखो 68 डिग्री। यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं खड़ी हुई लाइनों को। तो 70 डिग्री यहाँ पे से थोड़ा सा पहले तो पड़ जाएगा हमारा 68 डिग्री। तो 68 डिग्री ईस्ट से लेके यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट से लेके और यहाँ पर 97 डिग्री, देखो 90 डिग्री तो यहाँ हो गया, जबकि इंडिया यहाँ तक है। तो यहाँ पे पड़ेगा 97 डिग्री ईस्ट तक इंडिया का बॉर्डर है। ओके, सो ये चीज़ें हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जस्ट एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था ताकि आप रिकॉल कर पाएँ वो सारी चीज़ें। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडियन फिजिकल मैप। तो ये जो अभी हमने 6 फिजिकल फीचर्स डिस्कस किए थे, 5 फिजिकल फीचर्स डिस्कस किए थे, ये आपको मैप पे बताने हैं। तो चलिए, अभी अभी बताया था हमने, यहाँ पे माउंटेन्स हैं। ओके, ये वाला जो हमारा एरिया रहेगा ये माउंटेन्स का है। नंबर 1 माउंटेन्स, फिर हमने प्लेन्स पढ़े थे। नंबर 2 प्लेन्स, नंबर 3 डेजर्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये जो बीच वाला एरिया रहता है। फिर उसके बाद घाट्स हैं और फिर उसके बाद आइलैंड्स हैं, जो इंडिया के आइलैंड्स हैं। इधर और इधर, इधर अंडमान और निकोबार रहेंगे और इधर की साइड लक्षद्वीप रहेंगे। ओके, तो ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। Let us now journey together from the Himalayas to the islands in the Indian Ocean and onwards to the east of India। तो चलिए साथ में मिलके घूमना स्टार्ट करते हैं। हिमालय से आइलैंड तक जाएंगे, इंडियन ओशन में जो आइलैंड्स हैं उन तक जाएंगे और ईस्ट ऑफ इंडिया में भी जाएंगे। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस अ सेंस ऑफ द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो अभी अभी हमने मैप पे बहुत सारे कलर्स देखे थे और उससे हमने उन्हें जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में डिफाइन भी कर दिया था। Familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicate the altitudes. तो अभी जो हमने इंडिया का मैप देखा था उसमें इतने सारे कलर आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, है ना। तो ये सारे क्या डिफाइन करते हैं? ये बताते हैं कि कितनी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कितनी अलग अलग चीज़ें हैं, तभी तो अलग अलग कलर से पेंट किया है ना। नहीं तो एक ही कलर यूज़ किया जाएगा सब में। तो इसी डाइवर्सिटी को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिमालयाज से। हिमालयाज की जो माउंटेन रेंजेस है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लुक एट द लेंथ ऑफ हिमालय रेंज ऑन द मैप, इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल फ्रॉम द लीजेंड। कैन यू गैस द अल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज। और साथ में देखिए ऊपर से देखने पे हिमालयाज कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू है, बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं हम यहाँ से। हिमालयाज ऐसे दिखाई देते हैं ऊपर से देखने पे। ओके, देखो यहाँ पे नीचे लिखा है दीज आर सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द हिमालय रेंज। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर्स। ओके, तो जो रेंज है हिमालय की वो 2500 किलोमीटर्स के करीब है।
देन लेट्स रिमेंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम याद कर सकते हैं। द हिमालयाज सीम टू टच द स्काई। हिमालयाज इतने ऊंचे हैं वो ऐसे लगता है जैसे वो स्काई को टच कर रहे हो। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8,000 मीटर्स इन हाइट एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8,000ers। ओके, तो हिमालय की काफ़ी सारी हाइट्स, तो काफ़ी सारी पीक्स तो ऐसी हैं, चोटियाँ ऐसी हैं जो 8,000 मीटर से भी ऊंची हैं, और उन्हें मिला के हम ऐसे पर्वत कहते हैं जो 8,000ers हैं। ओके, इसलिए इनको कहा जाता है 8,000ers। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज इन इंडिया। और ये जो माउंटेन रेंज है, हिमालय की माउंटेन रेंज, ये एशिया की 6 कंट्रीज में जाती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? क्या आपको वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन का नाम पता है? बताओ कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हिमालय एक रेंज है, पूरी की पूरी पर्वतों की श्रृंखला है, उसमें बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, और उसमें ऐसे ही बहुत, जब सबसे ऊंचे पर्वत, पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत लगभग हिमालय में है, तो सबसे ऊंची जो पीक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये है बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। ओके, नेपाल और तिब्बत के बीच में है। Now, in the summer, the snow of the mountains melts and feeds major rivers such as the Ganga, Indus and Brahmaputra। गर्मियों के टाइम में जब इन पर्वतों की बर्फ़ जो होती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो जब वो बर्फ़ पिघलती है तो उससे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को पानी मिलता है। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of hundreds of million people। तो ये जो नदियाँ हैं और इनके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है? हिमालय के ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो उनको गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र को पानी मिलता है, और फिर इनके ट्रिब्यूटरीज़ में भी, ट्रिब्यूटरीज़ बोलते हैं, एक मेन रिवर है और उसमें से छोटी छोटी नदियाँ निकलना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज़। ओके, तो इनमें जो पानी जाता है वो ड्रिंकिंग में, फार्मिंग में, इंडस्ट्रियल यूज़ में, और सैकड़ों मिलियन लोगों के ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। एक यहाँ पे एक बात है कि आप ये जो 3 नदियाँ बताई हैं कि कौन सी 3 नदियाँ हैं जिन्हें हिमालय से पानी मिलता है, तो आप उसके लिए इन तीनों का नाम याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। एक निमोनिक भी होता है, बिग, BIG, B फॉर ब्रह्मपुत्र, I फॉर इंडस और G फॉर गंगा। ओके, तो इन तीनों को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या है? ग्लेशियर्स, हिमालयन ग्लेशियर्स से। ओके, हैंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। और इसी वजह से हिमालयाज जो होते हैं वो एशिया के वाटर टावर भी कहलाते हैं। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम। हिमालयाज जो है वो बहुत सारे कल्चर्स में बहुत इम्पोर्टेंट भी माने जाते हैं। वजह हम अभी पढ़ेंगे। Because the mountains themselves are considered sacred, and temples and monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate। तो ये लाइन हमने अभी भी पढ़ी कि बहुत सारे कल्चर्स में हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि माउंटेन्स पूजनीय समझे जाते हैं, सैक्रेड यानी बहुत पवित्र भी समझे जाते हैं। वहाँ पे टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, है ना, बने हुए, और बहुत सारे साधु सन्यासी यहाँ पे आते हैं जो प्रेयर करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आते हैं और यहाँ आके रहते हैं। और यहाँ इन्हें क्या अट्रैक्ट करता है? इतने सारे जो मॉन्क्स होते हैं वो क्यों आते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ की पीस, यहाँ की शांति इनको अट्रैक्ट करती है अपनी साइड। ओके, नाउ यहाँ पे दिया हुआ है डोंट मिस आउट। ओके, इसे पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है द भगीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख काउज माउथ इन उत्तराखंड। इट इज़ द एज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। तो ट्रिब्यूटरी मीन्स अभी मैंने बताया सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो भगीरथी जो है वो गंगा की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये ओरिजिनेट होती है गोमुख से। ओके, गोमुख का मतलब होता है काउज मुख, मीन्स गाय का मुख। उत्तराखंड में ये जगह है, यहाँ से जो भगीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। और इसके जो एज है वो कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से, यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और ये इंडियन हिमालयाज का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड एंड
Many pilgrims. Gomukh is also a popular trekking destination. Next time you see the Ganga, remember its journey began there. पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, यानी कि जो तीर्थ के लिए जाते हैं, पवित्र स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थयात्री। तो ये पूजनीय समझा जाता है, बहुत पवित्र स्थान समझा जाता है। यहाँ पे बहुत से तीर्थयात्री घूमने के लिए आते हैं और यहाँ लोग ट्रैकिंग भी करते हैं। अगली बार जब भी आप वहाँ पे घूमने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, गौमुख से, जो उत्तराखंड में है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है। ओके, अब आगे इस इमेज को पहले समझते हैं। पहले हम इस इमेज को समझेंगे, उसके बाद हम फिर बाकी का पेज पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक, हिमालयन रॉक की फोल्डेड लेयर्स। ओके, तो इसका मतलब है कि ये हिमालय की एक श्रृंखला, इसमें आप देखिए इस तरीके से लेयर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ऐसे एक के बाद एक लेयर्स, ऐसे घूम घूम के लेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ को दोनों तरफ से दबाते हैं ना, तो एक प्रेशर पड़ता है, चीज़ें सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह से देखिए आप, प्रेशर जैसा दिख रहा है, इस तरफ से धक्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किसी चीज़ को इधर से भी दबा रखा है और इधर की साइड से भी दबा दिया है, इधर से भी और इधर से भी, तब जाके यहाँ पे ये लेयर्स बन गई हैं। ओके, सो हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, हिमालयाज कैसे बने, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए समझते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आखिर बने तो बने कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पर्सनली ज्योग्राफी बहुत पसंद है और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है ना। तो चलिए अच्छे से समझते हैं, आपको भी ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत बहुत टाइम पहले, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। देखिए इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कि आज जो आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया जहाँ पे है, पहले वहाँ नहीं था। पहले पूरी अर्थ पे लैंड मास है, जो धरती वाला एरिया है वो एक जगह पे जमा हुआ था। अभी तो जैसे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए हैं, बीच में उनके पानी आ गया, ओशन आ गया, सीज आ गए। ओके, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जो पूरा लैंड मास है वो एक जगह था और पानी अलग था। मैं भी आपको दिखाऊंगी, अभी सिर्फ आप सुनिए और समझिए, ठीक है। पानी अलग था, सारा लैंड मास एक जगह पे जमा हुआ था। इसे हम कहते थे पेंजिया। ओके, तो जो वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, बड़ी क्लासेस में आप आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उस लैंडमास को हम बोलते थे पेंजिया। तो पेंजिया दो टुकड़ों में टूट गया किसी वजह से। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने कहा लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को हमने कहा गोंडवाना। गोंडवाना में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज के हैं वो उसका पार्ट थे। इसमें से एक अफ्रीका भी है और वहीं पर इंडिया भी अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। ओके, एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टिंग मूविंग नॉर्थ। ओके, एक टाइम ऐसा आया, किस कारण से ये आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए एक टाइम ऐसा आया कि अफ्रीका वाला टुकड़े से इंडिया टूट गया और नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा। यहाँ पे आप देखो, ये पिक्चर देख सकते हैं कि ये इंडिया वाला एरिया टूट गया और ये धीरे धीरे नॉर्थ की साइड, ऊपर की साइड बढ़ने लगा। ओके, पहले यहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, और इंडिया फ़िलहाल जहाँ पे है ये यहाँ पे पहुँच गया। ओके, क्या प्रोसेस है मैं अभी आगे समझाऊंगी, अभी जस्ट आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट। ओके, ऊपर यूरेशियन प्लेट आपको यहाँ दिख रहा है, ये यूरेशियन प्लेट यहाँ पे है। ओके, एक टाइम ऐसा आया कि ऊपर की तरफ जाते जाते इंडिया जो प्लेट है, यहाँ पे ये जो इंडिया की प्लेट है, ये यूरेशिया की प्लेट से टकरा गई। ओके, और यहाँ पे टकराने की वजह से एक नया लैंड मास क्रिएट हुआ। अब देखो, एक जगह नीचे से आ रही है और एक जगह यहाँ पे स्टेबल है, तो जब वो दोनों टकराएंगे तो यहाँ पे बीच में कोलिजन हो जाएगा और इसकी वजह से जो अभी अभी हमने इमेज देखी थी जिसमें वो हमने रिंकल्स पड़े हुए देखे थे ना, ज़मीन पे सिकुड़न वाली जगह देखी थी, पहाड़ देखे थे कि वहाँ पे कैसे सिकुड़न आ रही है, तो ऐसी जगह वहाँ से बन गई। As India pushed against Eurasia, the land between them crumbled and rose up, just like how a carpet wrinkles when you push it. तो जैसे ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई, मतलब इंडिया जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो बीच में जो लैंडमास था वो आपस में टूटकर टकराकर और एक मिट्टी ऊपर की तरफ उठने लगी, है ना। जैसे आप एक पेज को टेबल पे रख देते हैं और फिर दोनों तरफ से उसको प्रेस करोगे तो वो बीच में से उठ के एक पहाड़ जैसा क्रिएट हो जाएगा। ट्राई करके देखिए। वैसे ही अभी आगे मैं ये वीडियो फॉर्म में दिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो फिर क्या हुआ, दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन
माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, और इस तरह से माइटी महान हिमालय रेंज बन गई। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली, और अमेजिंग होने की बात यह है कि इंडिया अभी भी एशियन प्लेट से मतलब ऊपर की तरफ अभी भी बढ़ता जा रहा है। अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर, लगभग हर साल इंडिया 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चला जाता है, नॉर्थ की तरफ, विच इज़ मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। ये उस रेट से तो बहुत ज़्यादा कम है जिस रेट से आपके बाल लंबे होते हैं, ठीक है। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर टाइन जस्ट अ टाइनी बट ईच ईयर। इसका मतलब है कि हिमालयाज अभी भी बड़े होते जा रहे हैं, थोड़े से ही लेकिन हर साल हो रहे हैं। अबाउट 5 मिलीमीटर्स, लगभग 5 मिलीमीटर्स जितने बड़े हर साल हो रहे हैं, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स। तो अभी तो कुछ मिलीमीटर बढ़ रहा है हर साल, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मिलीमीटर मिलीमीटर ऐड करते करते बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, तो हाइट बहुत ज़्यादा बन जाएगी इसकी। ओके, सो अब ये जो कहानी अब मैंने पढ़ी है, तो चलिए इसको इमेजेस के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अर्थ की शेप थी वो ऐसी थी, ये पेंजिया था, ये पूरा का पूरा लैंड मास है, और इधर साइडों में वाटर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये लगभग 225 मिलियन ईयर एगो की बात है, फिर 200 मिलियन ईयर एगो में थोड़ी थोड़ी सी दरारें आने लगी और बीच में हल्का हल्का सा पानी भरने लगा। फिर उसके बाद ये लगभग इतना अलग होता चला गया, और एक टाइम ऐसा आया जब भी कि ये बिल्कुल ही अलग हो गया, और ये कुछ इस तरह से हो गया। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो हो गया ये लॉरेशिया कहलाने लगा, और नीचे वाला ये हिस्सा गोंडवाना लैंड। देखो इस वाली इमेज में देखो, यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया बन गया और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड बन गया। इसमें इंडिया भी यहीं पे ही है। धीरे धीरे अलग होते 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 फिलहाल जो हमारी अर्थ है वो इस तरह की इतना दूर दूर हो गया है ये सब कुछ। ओके, अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, डोंट मिस आउट का। द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। जो हिमालय शब्द बना है वो 2 संस्कृत वर्ड्स को मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? पहला है हिम, हिम मीन्स होता है स्नो, एंड आलय, आलय मीन्स होता है अबोर्ड और ड्वेलिंग या फिर घर, दस अबोर्ड ऑफ स्नो। तो हिमालय का मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? हिम का घर या फिर बर्फ का घर, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। हिमालयाज को हम 3 मेन रेंजेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट है हिमाद्री, सेकंड है हिमाचल, एंड थर्ड इज शिवालिक। तो इन्हें पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री बोलते हैं द ग्रेट हिमालयाज, जिसमें सारे बड़े बड़े हिमालय के जितने भी पीक्स हैं वो सब आ जाएंगी। ओके, are the highest and most rugged part of the range, home to towering peaks like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow-covered throughout the year. Life here is tough and there are not many humans settlement. तो हिमाद्री जो होता है ये सबसे ऊपर वाला और सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़, रग्ड मीन्स होता है उबड़ खाबड़ वाला पार्ट है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊंचे नीचे माउंटेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, यहाँ पर पूरे साल लगभग बर्फ़ जमी रहती है और इसमें ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। यहाँ पे लाइफ बिल्कुल ना के बराबर है। बर्फ़ से ढके रहने की वजह से पूरे साल लाइफ बहुत टफ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, कुछ ही लोग। फिर इसके बाद है हिमाचल, द लोअर हिमालयाज। हिमाचल को बोलते हैं लोअर हिमालयाज। ओके, lie south of the Great Himalayas and have a more moderate climate, allowing rich biodiversity and human habitation. ओके, ये साउथ में आता है, ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में आता है हिमाचल या फिर लोअर हिमालयाज। ओके, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंड में मतलब ठीक ठाक सा मौसम होता है। यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है। ओके, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, लोग यहाँ पे काफ़ी सारे रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ के पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, एंड मसूरी उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ठीक है, तो नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में और मसूरी उत्तराखंड में, वो ये सभी इस रीजन में पड़ते हैं। तो इसके बाद आता है तो शिवालिक रेंजेस, इनको बोलते हैं हम आउटर हिमालयाज। ओके, ये हिमाचल के साउथ में पड़ते हैं। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड लोवेस्ट रेंज, ये सबसे बाहर की और सबसे छोटी छोटी पहाड़ियों वाली रेंज होती है, कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट्स। यहाँ के फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत घने जंगल होते हैं, और यहाँ पर हिल्स जो होती हैं वो रोलिंग हिल्स होती हैं। रोलिंग हिल्स का मतलब जो पहाड़ियाँ
जैसा आपको देखने को मिलेगा ये फुट हिल में आती है, हिमालय के निचले पार्ट में होती हैं। और यहाँ की जो दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, और ये जो फुट हिल्स होती हैं ये वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, यानी कि यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज एंड द गैंजेटिक प्लेन्स, ऑल्सो कॉल्ड दी नदर्न प्लेन्स। ओके, अब ये जो हिमालय और नीचे यूपी वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे प्लेन एरिया आ जाता है, ये हिमालय के नीचे वाले एरिया में फुट हिल में। सो ये जो रेंज है शिवालिक, ये एक बीच का जोन क्रिएट करती है, ट्रांजिशन जोन, जहाँ से हम पहाड़ से प्लेन एरिया में आने लगते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया है लेट अस एक्सप्लोर। कैन यू लोकेट द नेम ऑफ स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज, टेक द हेल्प ऑफ बोथ द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स फॉर दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपने फिजिकल मैप देखा था कहाँ कहाँ हिमालयाज हैं, सो इंडिया के कौन कौन से पॉलिटिकल यूनिट्स हिमालयन रीजन में आते हैं। तो इनमें से आप लिख सकते हैं, जैसे हिमालयन रीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर दार्जिलिंग वाला पार्ट आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट, डोंट मिस आउट द traditional house construction method in the western Himalayas region is known as Kathkuni or Dhajji Dewari style of houses. मैं अगर सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन लोकल प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ अलग हो, है ना। सो यहाँ पर लकड़ियों के इस तरीके के घर आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न हिमालयाज में। ओके, वहाँ पर इन्हें काटकुनी या फिर दाजी देवारी बोला जाता है। ये लोकली अवेलेबल पत्थर जो वहाँ पे हैं या फिर जो वहाँ की लकड़ियाँ हैं, ये उन चीज़ों से बनाए जाते हैं जिससे कि वहाँ के घर गर्म रहते हैं। ओके, a combination of locally available stone and wood is used which not only keeps the house warm, ये केवल घर को गर्म ही नहीं रखते, साथ ही also resist damage in the event of mild earthquakes, अगर हल्के फुल्के earthquake भी आते हैं तो ये उनसे भी बचा लेते हैं। Don't miss out the Great Himalayan National Park in Himachal Pradesh has a wide diversity of flora and fauna. तो फ्लोरा यानी पेड़ पौधे और फोना यानी जीव जंतु जो होते हैं। तो इस पार्क में, ये जो पार्क है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि यूनेस्को ने भी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और हिमाचल प्रदेश का ये जो नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये यूनेस्को की सूची में आता है। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को हेरिटेज। ओके, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है, यहाँ पे ये फोटोज देख सकते हैं, सबके नाम है। ओके, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। द बायोडाइवर्सिटी पार्क is being preserved by the government as well as the village communities that live inside the park. तो ये अभी मैंने यूनेस्को की फुल फॉर्म बताई थी आपको। सो ये बॉडी किसी भी नेशनल पार्क को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है, उन साइट्स को डिक्लेयर करती है। उसमें से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो यूपी में है। अब जैसे कोई भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, और जो लोग उस बायोडाइवर्सिटी के अंदर रहते हैं, उस पार्क के अंदर रहते हैं, वो भी उसकी टेक केयर करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं, उनको अभी अभी हमने देखा पिछले पेज पर। नाउ अब है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हॉट डेजर्ट और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट वो होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और हॉट डेजर्ट होते हैं जहाँ पे रेत गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली एवोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। अधिकतर हम अभी अभी ये बात बता रही थी मैं कि अधिकतर जब भी हम डेजर्ट के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक गर्म जगह की इमेज बन के आती है ना। हाउएवर देयर आल्सो कोल्ड डेजर्ट, जबकि कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, एंड वी हैव वन इन इंडिया, और इंडिया में भी एक कोल्ड डेजर्ट है। क्या नाम है इंडिया की कोल्ड डेजर्ट का? दैट इज़ लद्दाख। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री। लद्दाख एक ऐसी जगह है, इतना कोल्ड डेजर्ट है कि वहाँ पे सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बारिश बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। एंड द लैंडस्केप्स इज़ रग्ड, और जो लैंडस्केप हैं वो बहुत उबड़ खाबड़ हैं, रग्ड हैं। विद रॉकी टेरेन है, डीप वैलीज, गहरी गहरी घाटियाँ हैं, एंड लेक्स सच एज पैंगोंग सो मीन्स लेक, ठीक है, और लेक्स हैं जैसे कि पैंगोंग सो, यहाँ पे सो का मीन्स होता है लेक। ओके, द टेरेन हियर रिसेम्बल्स दैट ऑफ द मून, हैंस इट इज़ कॉल्ड मूनलैंड।
तो यहाँ पे देखिए ऐसा दिख रहा है देखने में जैसे कि हम चांद की इमेज को देखते हैं, है ना। तो उस तरीके से इसलिए इसको मूनलैंड भी कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट explain the formation of this terrain as we saw earlier by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with Eurasia। जब अभी हमने कॉलिजन वाली इमेज देखी थी कि इंडिया कैसे ऊपर गया जाते गया और यूरेशिया से टकराया, फिर पहाड़ जैसा फीचर डेवलप हुआ। वहाँ पर पहले कहते हैं कि ओशियन हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था। सो जो समुद्र की रेत है वो सब चीज़ें फोल्ड हो गई बीच में, है ना। सो उसी के कारण जो लद्दाख में अभी हमने इमेजेस देखे हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं ना। आप यहाँ पर लेक का इमेज भी देख सकते हैं। इस लेक का जो पानी है वो सॉल्टी है, नमक वाला पानी है ना। तो दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशन, ये ओशन का पार्ट था। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, और इस एरिया की जो रॉक्स भी थी यहाँ पे देखिए, पहले इस इमेज को देखिए, ये लद्दाख के कोल्ड डिजर्ट की कुछ इमेजेस हैं। याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिव्स ऑफ द पीपल इन द हिमालयाज। हिमालयाज में ये जो याक्स होती हैं ये ही ट्रांसपोर्टेशन में या फिर सामान को लाने ले जाने में इंपॉर्टेंट होती है। इनसे ऊन भी मिलती है, ओके। वूल, डंग, मिल्क, मीट ये सब इन्हीं से ही मिलती है और ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे देखो ये पैंगोंग त्सो लद्दाख की लेक है। द लेक वो है सॉल्टी वाटर, इसका पानी सॉल्टी होता है। अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स द saltiness is a result of the minerals dissolved from the surrounding mountain areas। और saltiness किसकी वजह से है, क्योंकि आसपास चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है, तो उनके जो मिनरल्स हैं वो आके इस लेक में मिल जाते हैं। are made largely of sand and clay। wind and rain have eroded the mountains into the shapes you see in the photograph। हवा की वजह से, पानी की वजह से माउंटेन का जो शेप है इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इरोजन हुआ है। इनकी ऊपरी सतह जो है वो धीरे धीरे करके इरोड हो गई है। नाउ डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लियोपार्ड्स, आइबेक्स एंड टिबेटन एंटीलोप्स। The Ladakhi people lead a simple life. The region is known for its ancient monasteries and colorful festivals such as Losa and the Hamis फेस्टिवल। ओके, यहाँ इतनी हार्श कंडीशन है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि यहाँ की टोपोग्राफी आप देख सकते हैं। टोपोग्राफी मतलब ऊंचा और नीचा, जो यहाँ फिजिकल फीचर हैं। अभी पिक्चर में हमने देखा था कि कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कहीं पे एकदम से झील जितनी गहराई है। इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर आपको देखने को मिलते हैं। और लद्दाख के जो लोग होते हैं वे बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोनेस्ट्रीज, मंदिर, मठ, है ना, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलरफुल फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे कि लोसर हो गया, हैमिस फेस्टिवल हो गया। ओके, पिछले पेज पे हमने एक इमेज पढ़ी थी याक्स के बारे में, तो उसे देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से लाइफ को बिताते होंगे, क्योंकि याक्स जो होती हैं वो हिमालयन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। Okay students, so with this we are done with part 1 of theme A chapter number 1 geographical diversity of India। इसका part 1 हो चुका है। एक या दो पार्ट और आएंगे जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, अच्छे से समझने की डिटेल में वीडियोस बना रही हूँ। ओके, सो आई होप यू आर लविंग these videos। if you are doing so, please like and share and subscribe our channel। thank you so much।